वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को एक साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। तो आज हम फिजिक्स की फिर से कंटिन्यू क्लास करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रकाश और लाइट जो है उसके बारे में सारी चीज़ें विधिवत तौर से सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको उन सभी चीज़ों में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है ध्वनि और तरंग पर, है ना। ध्वनि और तरंग। ध्वनि को कहा जाता है वेव। ध्वनि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तरंग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेव। और ध्वनि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, साउंड। ध्वनि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, साउंड। तो जो ध्वनि है इसकी गति किस प्रकार की होती है, तो ध्वनि का मोशन भी हम पढ़ेंगे, वेव का मोशन भी हम पढ़ेंगे। बात क्लियर है ना। तो तरंग के बारे में पूरा डिटेल से हम यहाँ पर देखेंगे कि तरंग क्या है, किस तरीके से काम करती है, कितने टाइप की होती है। ध्वनि क्या है, ध्वनि का क्या गुण है, कितने टाइप्स की होती है और इनकी गतियाँ कैसी हैं, ये किस प्रकार से गति करती है। क्योंकि अधिकांश तौर पर हम इन सारी चीज़ों का उपयोग तो करते हैं। जैसे मोबाइल में ध्वनि हमारी जाती है, वहाँ से फिर उस व्यक्ति को ध्वनि सुनाई देती है, फिर वो बोलता है। तो ये ध्वनि का क्या है, ट्रांसफर है, स्थानांतरण है, और यही ध्वनि की गति होती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक जगह से दूसरी जगह ध्वनि ट्रांसफर हो जाती है। ध्वनि के साथ साथ कुछ तरंगें होती हैं। तरंगें भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं। प्रत्येक तरंगों का अपना एक गुण होता है ना। जैसे मान लो एक्सरे आप करवाते हैं तो उसमें भी तरंगें होती हैं जो आपके शरीर के अंदर का सारा पिक खींच के एक्सरे जो पेपर होता है उस पर ला देता है। ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी तरंगें होती हैं, है ना। प्रकाश में जो हमें तरंगें दिखाई देती हैं ये भी काफी प्रकार की होती हैं। एक IR तरंग होती है ना। दृश्य प्रकाश होता है, पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी किरणें हैं जिनके अपने अपने गुण हैं, अपने अपने प्रकार हैं। ठीक है। तो उनकी कुछ गतियां भी हैं। तो उन सभी पर हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ध्वनि पढ़ने से पहले और तरंग पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो गति है ये किस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि कल मैंने आपको समझाया था कि किसी भी चीज को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को अगर गति करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम नहीं होगा तो गति भी नहीं होगी, माध्यम नहीं होगा तो गति भी नहीं होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ क्या, केवल एक ही एक चीज ऐसी है, जैसे प्रकाश मैंने आपको बताया था कि प्रकाश जो है इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि प्रकाश जो माध्यम है वो खुद जनरेट करता है, इसलिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। माध्यम की आवश्यकता हम तभी मानते हैं जब सोर्स अलग हो और माध्यम अलग हो, और सोर्स निकलकर माध्यम में गति करे। ठीक है, तब उसे हम माध्यम मानते हैं। प्रकाश अपना माध्यम खुद बनाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये अपना माध्यम खुद बनाता है, इसलिए इसका माध्यम नहीं माना जाता। तो बात क्लियर है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के सहारे गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के सहारे गति करता है, इसलिए प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा जितनी भी ध्वनियां हैं, तरंगें हैं, उन सभी को माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम होता है गति, माध्यम में गति होती है। और जो गति है ये 3 प्रकार की होती है सामान्य तौर पर। एक होती है आवर्ती गति, एक होती है दोलन गति, और एक होती है कंपन गति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन, इसको कहा जाता है वाइब्रेशनल मोशन, और इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंशियल मोशन। ठीक है। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की गतियां होती हैं। तो जो आवर्ती गति है ये एक निश्चित समय अंतराल में होती है। इसका जो समय अंतराल है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। निश्चित समय अंतराल में क्या करती है, आवर्ती गति होती है। कैसे, जैसे मान लो ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है इसका जो
जो इसकी गति है वो कैसी है, फिक्स है। और जब गति फिक्स हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, आवर्ती गति हो जाएगी। आवर्ती का मतलब क्या है, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार। जब एक ही गति बार बार होती है, पुनः बार बार होती है या उसमें पुनरावृत्ति होती है, तब उसे हम आवर्ती गति मानते हैं। बात क्लियर है। तो पृथ्वी अपनी जो कक्षा में एक बार जाती है, फिर दोबारा उसी में आती है, फिर दोबारा आती है, लगातार वो उसी कक्षा में क्या करती है, मूव करती रहती है। तो ये कैसी गति होती है, आवर्ती गति होती है। ये कैसी गति होती है, आवर्ती गति होती है। बात क्लियर है। निश्चित समय अंतराल में गति जो रिपीट होती है वो गति आवर्ती गति कहलाती है। अगर हम दोलन की बात करें तो जो दोलन है ये इस तरीके से होता है, जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, यहां से जाएगा, यहां तक जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो इस तरीके से एक निश्चित एरिया में बार बार किसी भी प्रकार की जो गति है, किसी प्रकार की गति है, वो दोलन अवस्था में कहलाती है ना। ये मुख्य तौर पर दोनों ओर होती है। ये साम्य अवस्था में दोनों ओर होती है। दोनों ओर का मतलब एक बीच में इसका पॉइंट होगा, इससे ये जुड़ा होगा और इस तरीके से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां बराबर गति करेगी। जितना यहां जाएगा उतना ही यहां जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है झूला। झूले को अगर आपने देखा हो तो झूला जब झूलता है तो वो इस तरीके से इस तरफ भी जाता है, इस तरफ भी जाता है। तो ये क्या होता है, ये दोलन गति होती है। ऑसिलेटरी मोशन इसको कहा जाता है ना। तो इसमें भी एग्जांपल लिख लो आप। झूला हो गया, घड़ी का पेंडुलम हो गया, है ना। ऐसे एग्जांपल में पूछते हैं कि झूला कौन सी गति करता है, तो लोग नहीं समझ पाते, है ना। झूला है, पेंडुलम है, ये दोलन में लिख लो। आवर्ती गति में लिख लो आप पृथ्वी की चाल लिख लो, है ना। किसी भी प्रकार से एक ही कक्षा में बार बार घूमना, पृथ्वी की चाल है, मंगल की चाल है, बुध की चाल है, किसी भी ग्रह की चाल है, वो आवर्ती गति होती है। कंपन गति की अगर हम बात करें तो ये जो है ये इस तरीके से होती है, इस तरीके से। इसमें कोई एक निश्चित दूरी नहीं होती, बल्कि जो कण हैं वो अपने ही स्थान पर मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसमें किसी प्रकार को दोलन को गिना नहीं जाता, इसमें दोलन नहीं होता। बस ये अपने ही रास्ते में या अपने ही पथ पर इस तरीके से अणु यहां वहां हिलते रहते हैं, है ना। कंपन का मतलब क्या है, कंपन का मतलब होता है वाइब्रेशन। इंग्लिश में हम कहते हैं ना, वाइब्रेट हो रहा है मोबाइल। तो मोबाइल अपने स्थान पर है लेकिन कंपन कर रहा है। तो कंपन को कंपन गति कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोलन नहीं होता, डिस्टेंस नहीं होता अपने स्थान पर। वह अपने स्थान पर जुड़ा रहता है और थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा इस तरफ हिलेगा, थोड़ा इस तरफ हिलेगा, थोड़ा इस तरफ हिलेगा, थोड़ा इस तरफ हिलेगा, इस तरीके से हिलता रहता है ना। इसे कंपन गति कहते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये जो गतियां हैं इनको सबसे सही तरीके से जो आइडेंटिफाई किया है वो किया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। किसमें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अपना तरंग समीकरण दिया था। वैसे ये कभी पूछा नहीं जाता, है ना। जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इन्होंने इस समीकरण के आधार पर दो प्रकार की गतियों को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया था। एक कंपन गति, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन मोशन, कंपन गति। और एक दूसरी जो गति थी वो थी आपकी दोलन गति। ठीक है, वाइब्रेशन मोशन और रोटेशन मोशन। रोटेशन को हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति। इसे हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन। ये दो प्रकार की गतियों को इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। इन्होंने समझाया था कि कोई भी जो कण होता है वो कण में एक निश्चित ऊर्जा होती है और वो निश्चित तौर पर आगे की ओर बढ़ता है। या तो वो कण एक रास्ते पे जाएगा और जब इसमें ऊर्जा होगी तो इस तरीके से हिलेगा डुलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन अपना जो रास्ता है उसको नहीं छोड़ेगा।
अपना जो बे है इसको नहीं छोड़ेगा, बस बे के इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ घूमेगा, ये गति हो जाएगी वाइब्रेशन गति। और एक होगी घूर्णन गति जो इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से क्या होगा, घूमेगा। तो घूर्णन गति में पूरा चक्कर होगा, पूरा एक चक्कर होगा। इन दोनों गतियों को आइडेंटिफाई किया था किससे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, जो ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं उन्हीं टॉपिक को हम गहराई तक लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बिन मतलब का डाटा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। दोलन गति की अगर बात करें, दोलन गति की अगर बात करें तो एक प्रकार का मान लो पेंडुलम है, एक यहां वस्तु लटकी है, ये वस्तु यहां तक जाती है, यहां तक जाती है। ठीक है, तो यहां तक जाने में और यहां तक जाने में जो समय लगता है वो कहलाता है आवर्तकाल। क्या कहलाता है, आवर्तकाल। क्यों कहते हैं, आवर्त का मतलब होता है बार बार, आवर्ती का मतलब होता है बार बार। तो यहां क्या है, इस तरीके से बार बार क्या होता है, मूव होता है। और इस मूव होने में लगा समय जो है, इस समय को कहा जाता है काल। समय का पर्यायवाची क्या है, काल। तो इसे हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल, है ना। और आवर्तकाल को टी से दर्शाया जाता है, आवर्तकाल को टी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, टी से दर्शाया जाता है। और ये टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। कहीं कहीं एल की जगह आपको एम अपॉन के भी मिलेगा। एम मास होता है, द्रव्यमान होता है, और के नियतांक होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एल बराबर 2 पाई अपॉन एल जी, है ना। अब यहां अगर आपको कभी भी आपसे कहे कि टी का मान निकालिए, टी का मान निकालिए, तो टी में वो आपको एल देगा। क्या देगा, एल। एल का मान लो, मान उसने दिया है 36 मीटर, है ना। कि मान लो किसी भी पेंडुलम की जो लंबाई है वो 36 मीटर है, किसी भी पेंडुलम की जो लंबाई है वो 36 मीटर है। और जी का मान 10 है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो बताइए टी का मान क्या होगा। तो आपको 36 एल की जगह रख देना है, यहां 10 रख देना है, इसको अंडर रूट में लेना है। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहां से आप इसका इंटू कर देंगे, इसको रूट से बाहर लाएंगे, 6 जाएगा, 10 आएगा नहीं, है ना, 10 नहीं आएगा। ये वैल्यू मैंने थोड़े अपने हिसाब से ले ली, वो इस तरीके से वैल्यू देंगे कि ये वैल्यू यहां से कट जाएगी, यहां से कट जाएगी। नहीं कटते हैं तो आप भाग विधि से भाग देकर इसको सॉल्व कर लेंगे, टी का मान निकल आएगा। ठीक है, या फिर वो टी का मान देगा, टी का मान देगा और एल का मान पूछ लेगा। तो इस समीकरण से आप बहुत अच्छे से लिख लेना, समीकरण से आवर्तकाल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक चीज और, आवर्तकाल में हमेशा एक नीचे की ओर बल काम करता है, नीचे की ओर। जब ये यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो नीचे की ओर बल एक काम करेगा, है ना, इसे रोकने का प्रयास करेगा। इस बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। इसको क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल, है ना। नीचे की ओर लगने वाला बल पेंडुलम में या दोलन गति में, ऐसा लिखें, दोलन गति में, दोलन गति में नीचे की ओर लगने वाला बल प्रत्यानयन बल होता है। दोलन गति में नीचे की ओर लगने वाला बल जो है वो प्रत्यानयन बल, इंग्लिश में रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, जो हमेशा पेंडुलम को या वस्तु को साम्यावस्था में लाने की कोशिश करता है, साम्यावस्था में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। झूला एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और झूले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है वो, कि किसी भी झूले पर अगर एक लड़का झूल रहा है, झूले पर एक लड़का झूल रहा है, और इसके बाजू में अगर कोई लड़का आकर बैठेगा तो दोलन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लड़का झूल रहा है और इसके बाजू में अगर कोई लड़का बैठ जाए, बाजू में अगर कोई लड़का आके बैठ जाए तो दोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब आप बताएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति झूला झूल रहा है और आप कहेंगे कि यार एक और आके बैठ गया तो झूला स्लो हो जाएगा, नहीं, जब वो बैठेगा तो उसका वजन भी उतना ही होगा, इसका वजन जितना है इसका वजन इतना है, जब वजन डबल होगा तो उसकी गति भी वही रहेगी, है ना, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब दूसरा पॉइंट लिखा नोट करके, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, कि जब झूला झूल रहा है लड़का जो है, अगर लड़का झूले पर खड़ा हो जाएगा, झूले पर खड़ा हो जाएगा, तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तब जो है वो आवर्तकाल कम हो जाएगा, आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे वो खड़ा होगा तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, और जब लंबाई बढ़ेगी तो मैंने आपको बताया था कि t बराबर 2π√LG होता है, ठीक है, LG होता है। तो L का मान क्या है, लंबाई, जब यहां से लंबाई बढ़ेगी तो t का मान क्या होगा, कम होगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे समीकरण में बता दिया कि L का मान जब बढ़ेगा तो t का मान कमेगा, t का मान बढ़ेगा तो L का मान कमेगा, L का मान बढ़ेगा तो t का मान कमेगा, ठीक है। लेकिन t का मान बढ़ेगा तो g का मान भी कमेगा, ठीक है। L और g दोनों पर एक साथ प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को आपको याद रखना है। झूले पर अगर कोई खड़ा होता है तो क्या होगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगर देखो, इसको क्या कहते हैं, लोलक कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं इसको। ये जो है इस तरीके से जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम होता है, दोलन गति में कोई भी वस्तु है उसको सरल लोलक कहा जाता है। अगर इसे चंद्रमा पर ले जाएं, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लोलक को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए, चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या प्रभाव होगा, तो वहां आप लिखेंगे आवर्तकाल अधिक हो जाएगा, आवर्तकाल अधिक हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा पर जाएगा तो जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, 9.8 ms है, लेकिन वहां ये बहुत कम है। जब बहुत कम है तो नीचे की ओर बल कम लगेगा, जब नीचे की ओर बल कम लगेगा तो ये ज्यादा घूमेगा, और जब ज्यादा घूमेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां नीचे की ओर बल नहीं लगता। चंद्रमा पर देखा होगा आप लोगों ने, व्यक्ति ऊपर की ओर थोड़ा सा जंप करने लगता है, उड़ने लगता है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण कम है। जब गुरुत्वाकर्षण कम है तो निश्चित तौर पर आवर्तकाल बढ़ेगा, क्योंकि नीचे की ओर प्रत्यानयन बल कम लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर न्यूमेरिकल था ये, कि लोलक की जो लंबाई है, लोलक की जो लंबाई है वो 4% बढ़ा दी जाए, लोलक की अगर जो लंबाई है वो 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, आवर्तकाल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। जब इसकी लंबाई को हम 4% बढ़ाएंगे तो ये कितना बढ़ेगा, ये 2% बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो यहां देखो इस समीकरण में, इस समीकरण में जो t बराबर है वो 2π/LG है, तो L का मान 4% है। जब यहाँ 4% आप पुट करोगे तो ये 4% जब रूट के बाहर आएगा, जब 4% ये रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 4% बढ़ा दिया तो आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, या क्वेश्चन में आवर्तकाल 2% देगा तो ये 4% हो जाएगा, क्योंकि 2 का जब रूट आप निकालोगे तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। सॉरी, जब ये 2% होगा तो ये 4% होगा, ठीक है, ये 2% होगा, ये 4% होगा, और ये अगर 3% है तो ये 9% हो जाएगा, ठीक है। ये 3% है तो ये 9% हो जाएगा, ये 6% है तो ये 36% हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कोई भी क्वेश्चन, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, फॉर्मूले को अगर आपने बेसिक आधार से समझ लिया तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं तरंग की, अब हम बात करते हैं तरंग की, है ना। तरंग क्या है, गतियां मैंने आपको बता दी, अब हम बात करते हैं तरंग की। तरंग क्या है आखिर, तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो तरंग क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। सामान्य भाषा में मैं आपको समझाऊं कि जो आपका मोबाइल है, ये मोबाइल से इस तरीके से तरंगें निकलती हैं, इस तरीके से तरंगें निकलती हैं, जिससे आप क्या कहते हैं, नेटवर्क,
ठीक है, तो नेटवर्क भी क्या है, तरंग का प्रकार है। नेटवर्क भी क्या है, तरंग का प्रकार है। तो मोबाइल से जब तरंग है वो कैसे निकलती हैं, ये ऊर्जा के माध्यम से निकलती हैं। और ये ऊर्जा कहां से आती है, ये आपकी बैटरी से आती है। अगर मुझे बताओ कि मोबाइल में सब कुछ है, मोबाइल में सब कुछ है, और अगर बैटरी नहीं है तो मोबाइल किस काम का, किसी काम का नहीं। तो कुल मिलाकर सारे मोबाइल को पूरी बैटरी ही संचालित करती है, और बैटरी में एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि विद्युत ऊर्जा है। फिर ये विद्युत ऊर्जा को मोबाइल कन्वर्ट करता है किसमें, तरंग ऊर्जा में, तरंग ऊर्जा में। और ये तरंग एक जगह से दूसरी जगह पहले टावर पे पहुंचती हैं, टावर से ये सैटेलाइट पहुंचती हैं, सैटेलाइट से दूसरा टावर पहुंचती हैं, और दूसरा टावर से आपका जो व्यक्ति है ना, जिससे आप बात करना चाहते हैं, है ना, रातों रात करते हैं, उसके पास ये पहुंच जाएंगी। तो बात क्लियर है। तो इस तरीके की जो तरंगें होती हैं वो नेटवर्क होती हैं। एक रेडियो आपने पहले सुना देखा होगा, पहले रेडियो चलता था, तो ये रेडियो को भी हम ट्यूनिंग बदलते थे, तो रेडियो भी रेडियो तरंगों से चलता था। अगर हम टीवी की बात करें, टेलीविजन में जो आपकी डिस्क सेटअप बॉक्स होता है, डिस्क का सेटअप बॉक्स होता है, उसको भी हम मैच करते हैं लाइन में, और वो तरंगें भी आकर फोटो हमें दिखाने लगती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी जो तरंगें हैं वो हमारे माध्यम में होती हैं। रेडियो तरंगें हैं, लघु तरंगें हैं, दीर्घ तरंगें हैं, मोबाइल की तरंगें हैं, ठीक है। तो इन्हीं तरंगों से बहुत सारी चीज़ों को समझा जाता है, और इनमें बहुत सारा डाटा भी निहित कर सकते हैं हम, डाटा भी इसमें रिस्टोर किया जा सकता है ना। जैसे आप देखते हैं कि आपके मोबाइल में आप 1 GB की पूरी मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, तो मोबाइल में जो मूवी डाउनलोड होती है वो कहाँ से होती, कभी आपने सोचा? वो सर्वर से होती है, सर्वर। अब ये सर्वर कहाँ है, जहाँ इसका हब है, तो वहाँ सारा डाटा स्टोर होता है। लेकिन आपके मोबाइल से जो तरंग है ये एक दूसरे को कनेक्ट करती है, और वहाँ से डाटा इसी तरंग में ट्रांसफर होता है। वहाँ से जो डाटा है वो इसी तरंग में ट्रांसफर होता है, आपके मोबाइल तक आता है, और कंप्लीट रूप से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो तरंग एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है अदृश्य रूप में। तरंगों को आप देख नहीं सकते। नेटवर्क को किसी ने देखा है कभी? अगर देखा हो तो बताओ मुझे। रेडियो तरंगों को कभी देखा किसी ने कि रेडियो के बाहर ऐसा कुछ जा रहा हो, है ना? एक मूवी आई थी लेकिन हॉलीवुड में, क्या नाम था उसका, ल्यूसी नाम था, ल्यूसी करके एक मूवी थी हॉलीवुड में। उसमें तरंगों को विजिबल तौर पर दिखाया गया है ना। वैसे तरंगें दिखती नहीं है, लेकिन उसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को बताया गया है। और उसमें तरंगों मतलब एक व्यक्ति रहता है, उसके अंदर इतना हार्मोन्स बनने लगते हैं कि उसमें बहुत सारी असीम क्षमताएं आ जाती हैं। और वो मोबाइल के अंदर क्या चल रहा है, लैपटॉप के अंदर क्या चल रहा है, इन तरंगों में से यहाँ से क्या जा रहा है, 010101 बाइनरी कोड में क्या ट्रांसफर हो रहा है, वातावरण में कितनी चीजें हैं, वो सब कुछ देखने लगता है, सब कुछ देखने लगता है। पेड़ों में क्या ट्रांसफर हो रहा है ऊपर से नीचे, सारी चीजें उसको दिखने लगती हैं, क्योंकि वो इतना पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो अच्छी मूवी है। तो इस तरीके की बहुत सारी तरंगें हैं। तो आई होप आपको एक प्रकार से मोटा मोटी एक दिमाग में आ गया होगा कि तरंग क्या है। एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, और इसे फिर से बदला जाता है ना, जरूरत अनुसार इसे चेंज कर लिया जाता है। तरंग को हम विद्युत ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, विद्युत में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, मैग्नेट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी और चीज में भी इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हमारे सामने मुद्दा है कि तरंगें आखिर कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स हमें पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स। तो तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक और अयांत्रिक। पहले हम बात करेंगे यांत्रिक पर। यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक जो तरंगें हैं ये क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। इनमें क्या है, संचरण के लिए, संचरण का मतलब होता है मोशन या गति करने के लिए। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। अब माध्यम क्या होगा, माध्यम में तो ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा। ठीक है, ठोस में सर्वाधिक गति होती है, द्रव में कम और गैस में और कम। लेकिन ठोस संसार की सारी वस्तुएं हैं, द्रव भी कुछ वस्तुएं हैं और गैस भी कुछ वस्तुएं हैं। तो इनमें क्या होता है, माध्यम में संचरण होता है। अगर माध्यम नहीं होगा तो संचरण नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है कि यांत्रिक किरणों के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
अब ये दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, और दूसरी होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। इनको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगों को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ तरंगों को कहा जाता है ट्रांसफर वेव्स, और अनुदैर्घ्य तरंगों को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, है ना। अनुप्रस्थ तरंगों को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर वेव्स, और अनुदैर्घ्य तरंगों को क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये दो प्रकार की जो तरंगें हैं इनके अपने अपने गुण हैं, है ना, इनके अपने अपने क्या हैं? गुण हैं। आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं ये हमेशा सुरंग और गर्त में मूव करती हैं, इस तरीके से। ये सुरंग होता है, ये गर्त होता है, ये सुरंग होता है, ये गर्त होता है, ये सुरंग होता है, ये गर्त होता है। इस प्रकार से ये क्या है? अप एंड डाउन, इनका एक लीनियर वे होता है। इसके ऊपर नीचे इस तरीके से ये लंबवत क्या करती हैं? गति करती हैं। लंबवत क्या करती हैं? गति करती हैं। इस लंबवत में इनका जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। इस लंबवत मतलब लंब का ये जो है इसका कोण का मान आप देखेंगे ये हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसको आप नोट कर लो। अनुप्रस्थ तरंगों में जो कोण है वो हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कणों का लंबवत गमन होता है, और ये हमेशा माध्यम में होता है ना। ये यांत्रिक तरंगें जितनी भी होंगी ये सब माध्यम में ही चलेंगी। माध्यम के बिना इनका चलना असंभव है, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो रस्सी का झटकना। रस्सी को अगर आप झटकोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। तो रस्सी का झटकना क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। पानी में अगर आपने पत्थर मार दिया तो पानी में उत्पन्न विक्षोभ या पानी में उत्पन्न तरंग, पानी में इस तरीके की लहरें उत्पन्न होती है ना, इस तरीके की लहरें, तो इस तरीके की जो लहरें हैं वो इस तरीके से ऊंची नीची होती हैं, जो कि सुरंग और गर्त में होती हैं। सुरंग और गर्त में होती हैं, लंबवत होती हैं। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? इनको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग आपको समझ में आई। अब हम अनुदैर्घ्य तरंगों की बात करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग जो है ये सीधी गमन करती हैं, ये सीधी गमन करती हैं। सीधी का मतलब समानांतर, समानांतर। बस इसमें एक ही चीज याद रखनी है, ये समानांतर होती हैं और ये लंबवत होती हैं, लंबवत। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा शब्द है लेकिन बहुत काम का शब्द है। यही सारी चीजें आपका सॉल्व करा देगा। ये लंबवत होती हैं और ये हमेशा कैसी होती हैं? ये हमेशा सीधी होती हैं। सीधी जब होंगी तो जो कोण है वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इनमें जो कोण है वो 0 डिग्री हो जाता है। और ये तीनों माध्यम में गति करती हैं, ये तीनों माध्यम में गति करती हैं। तीनों माध्यम आपको पता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम में गति करती हैं। इनके कण समानांतर चलते हैं और इसी कारण इनका जो कोण है वो 0 डिग्री होता है। एग्जाम्पल में वायु की गति, वायु जब दौड़ती है तो वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। स्प्रिंग की बात करें, विस्फोट की बात करें और ध्वनि की बात करें। ये ध्वनि आ गई, ये देखो, ये है बोलना। एक बात याद रखना, यांत्रिक तरंगे बोलना नहीं है, अनुप्रस्थ तरंगे बोलना नहीं है, अनुदैर्घ्य तरंगे बोलना नहीं है, बल्कि अनुदैर्घ्य तरंगों के अंतर्गत जो ध्वनि है, इसमें जो हम बोलते हैं वो ध्वनि तरंग है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ध्वनि के अंदर भी कौन सा प्रकार है। ध्वनि के अंदर भी श्रव्य, पराश्रव्य, है ना, अपश्रव्य, उनके अंदर अभी आपको सारी चीजें 1 बाय 1 करके क्लियर होंगी, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगें पहला प्रकार है, अनुप्रस्थ तरंगें ये लंबवत चलती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें ये समांतर चलती हैं। जब समांतर चलेंगी तो 0 डिग्री होगा, लंबवत चलेंगी तो 90 डिग्री कोण होगा, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखें, वायु की गति तीनों माध्यम में होती है, ये तीनों माध्यम में चलती है। एक वायु की गति जो वायु में चलती है, स्प्रिंग की गति जो ठोस में होती है,
है ना, ठोस में होती है। द्रव की बात करें तो जैसे विस्फोट हो गया पानी आने में, तो द्रव में भी गति कर लेती है। ध्वनि की गति जो है, ध्वनि भी इसका क्या है, एक प्रकार का प्रकार है। ठीक है, एग्जाम्पल में वायु की गति, स्प्रिंग की गति, विस्फोट की गति। विस्फोट का मतलब कोई भी चीज विस्फोट हो जाए तो उसकी जो आवाज है, चलो मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मान लो एक बम है, एक क्या है, दीपावली अभी आने वाली है, तो एक बम को आप फोड़िएगा। जब आप बम को फोड़ेंगे तो आप बम के सामने खड़े होंगे तो आपको बम की आवाज सुनाई देगी। क्लियर है? बम को आप फोड़ेंगे और आप पानी में डूब जाइए किसी नदी के किनारे, फिर भी आपको आवाज सुनाई देगी, ज्यादा सुनाई देगी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ध्वनि की जो स्पीड है वो हवा में कम, उससे ज्यादा पानी में और सबसे ज्यादा ठोस में होती है। तो जब आप बम फटने के बाद अगर ऐसे खड़े होंगे तो हवा में थोड़ा कम सुनाई देगा, पानी में जाएंगे तो ज्यादा सुनाई देगा, और अगर किसी ठोस बंद बिल्कुल लोहे वोहे में चले जाएं तो और ज्यादा सुनाई देगा। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब ट्रेन जब पटरी पे आती है तो कुछ लोग पटरी पे कान लगाते हैं, इस तरीके से पटरी पे कान लगाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, प्रैक्टिकल करते हैं। वो प्रैक्टिकल एकदम सही है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था कि ध्वनि की सर्वाधिक गति किसमें होती है, तो लोगों ने लगा दिया अरे वायु जो है, वातावरण है, इसमें सबसे ज्यादा गति होगी, लोहे और पानी में थोड़ी होगी, जबकि गलत है। ये प्रैक्टिकल कर लेना। 2 पत्थर लेना, 2 पत्थर को वायु में इस तरीके से मारना, आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, कम पड़ेगी। पानी में डूबना, अंदर किसी नदी में नहा लेना और अंदर पानी में जाके 2 पत्थर मारना, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है, तो कान में फिर आपको और ज्यादा आवाज सुनाई देगी। और जब रेल आती तो रेल कई किलोमीटर दूर हो, है ना, लेकिन आप पटरी पे कान लगाएंगे तो आपको आवाज आएगी। तो इसी कारण ये क्लियर होता है कि ठोस में सर्वाधिक ध्वनि की गति होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्वनि किसका प्रकार है? अनुदैर्घ्य तरंगों का प्रकार है। अभी ध्वनि पर पूरी चर्चा होगी, है ना, निश्चित रहें। ध्वनि पर अभी हम आगे बात करेंगे, यहां तक हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसका हम दूसरा प्रकार देखते हैं। ध्वनि पर अभी हम पूरा टॉपिक देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम थोड़ा सा अयांत्रिक की बात कर लेते हैं। यांत्रिक हो गया, अब अयांत्रिक की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे ध्वनि पर। फिर हम आएंगे किस पर? ध्वनि पर। अयांत्रिक जो किरणें हैं, अयांत्रिक जो तरंगें हैं, ये तरंगें संचरण के लिए इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अयांत्रिक में संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं दोबारा, कि यह निर्वात में भी गति कर सकती हैं। इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है। लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं कि संचरण में माध्यम नहीं, संचरण में माध्यम नहीं, वहां आता है निर्वात में गति कर सकती है कि नहीं, बताओ। तो बात वही है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, और माध्यम निर्वात में होता ही नहीं है। ठीक है, तो यह निर्वात में भी गति कर सकती हैं। ठीक है, अयांत्रिक में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और यांत्रिक में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ अगर हम एग्जाम्पल की बात देखें कि भाई इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगें, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं ये होती हैं प्रकाश में, है ना। कभी कभी एग्जाम्पल में अगर प्रकाश आए तब आपको लगा देना है। प्रकाश में कौन सी तरंगें होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, और इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और एक किसका प्रकार है? तो अयांत्रिक तरंगों का प्रकार है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। इस चीज को नोट करते जाइए आप। ये पॉइंट जो हैं ये आपको बहुत काम देंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको यही एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तरंग मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनकी जो खोज है, चलो अब कुछ
खोज की बात कर ली जाए, विद्युत चुंबकीय तरंग, इनकी जो खोज है वो मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मैक्सवेल के द्वारा। ठीक है, ये जो चार्ट है ये आपको बना लेना है, ये चार्ट आपको बना लेना है। एक तरफ तरंग लिखी है, ठीक है, एक तरफ तरंग लिखी है और एक तरफ आपका वैज्ञानिक के नाम है। आप कहेंगे कैसे? चलिए मैं बोलता जाता हूँ, नोट करते जाइए। ये ऊपर ट्रिक लिखी हुई है याद करने के लिए, आप लोग मांगते रहते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ों की ट्रिक बना लेना चाहिए। ठीक है, काम पड़ता है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि डायरेक्ट याद करिए, क्योंकि डायरेक्ट याद करना ही सर्वोत्तम होता है एग्जाम निकालने के लिए। ये तो शुरुआती दौर होता है जब ट्रिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले अब हम एक एक करके बोलते हैं। लघु तरंगें, लघु तरंगों की खोज की थी हर्ट्ज ने। किसने? हर्ट्ज ने। हर्ट्ज को HZ से दर्शाते हैं, इसलिए लघु तरंगों की जो यूनिट है वो भी क्या है? हर्ट्ज है। वो भी क्या है? हर्ट्ज है। एक बात याद रखना, अगर लघु तरंग ऑप्शन में ना हो तो सूक्ष्म तरंग ऑप्शन में होगा, सूक्ष्म तरंग ऑप्शन में ना हो तो माइक्रो तरंग ऑप्शन में होगा। माइक्रो इंग्लिश में है, लेकिन इस तरीके से हिंदी भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इतने 4 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, लघु तरंग, सूक्ष्म तरंग, माइक्रो तरंग और माइक्रो तरंग, है ना। माइक्रो तरंग की खोज हर्ट्ज वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, इसलिए इसकी जो यूनिट है वो HZ है या हर्ट्ज है। इसका यूज क्या है? इसका यूज यहां लिख लो लास्ट में, यूजेस। इसका यूज होता है ओवन में। ओवन समझते हो, है ना। ओवन महिलाएं जो हैं वो समझती होंगी, घर पे जाके आज पूछना, अगर आपको नहीं पता तो घर पे मम्मी से पूछना कि ओवन क्या होता है। ठीक है, तो ओवन में बाटी वगैरह बनती है, दाल आल बाटी, भरत बाटी, कभी आपने बनाया हो शहर में। गांव में तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो कंडे वगैरह होते हैं उनसे बाटी बनाते हैं, सेकते हैं, लेकिन शहरों में इस व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वहाँ एक ओवन रहता है। उस ओवन में हम लोग जो बाटी है उनको बना के इस तरीके से रख देते हैं और वो बहुत बढ़िया तरीके से सिक जाती हैं, है ना। लेकिन देसी मज़े की कुछ एक बात ही अलग है। तो इस ओवन में कभी कभी आप लोग पार्टी करते हो तो वही थोड़ा सा प्रयोग करने की जरूरत होती है। पार्टी करते हो, बाटी वगैरह बनाते हो, तो ओवन जलाते होगे, ओवन चालू करते होगे, तो सबसे पूछना कि भाई ओवन में कौन सी तरंगें होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ओवन का आपको दोस्तों के साथ चर्चा करना है, चर्चा कर लोगे काम हो जाएगा। तो उनको बता देना कि भाई ओवन छोटा होता है, इसलिए इसमें लघु तरंगें होती हैं। ठीक है, छोटे रूप में बाटी बनाने के लिए ओवन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बड़े रूप में अगर बाटियां बनाना है, बहुत सारे लोगों को बाटी खिलाना है, तो ओवन में बनाना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर तो वहां कंडे की जरूरत पड़ती है। तो बड़ों के लिए कंडे की बाटी, छोटे के लिए ओवन की बाटी, और छोटे के लिए ओवन की बाटी का मतलब लघु तरंग है। छोटा मतलब लघु या सूक्ष्म। खोज करता हर्ट्ज। ओवन में यूज होता है रडार। रडार समझते हो? रडार, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो क्या होता है यार? हाँ, रेडियो डिटेक्शन। रेडियो डिटेक्शन, ए से क्या हो गया? ये इससे मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं। रेडियो, आर ए से रेडियो, डी से डिटेक्शन, ए से एंटी और आर से रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन, एंटी रेंजिंग। एंटी रेंजिंग है, एम्पलीट्यूड रेंजिंग है। ए से थोड़ा सा मैं अभी भूल रहा हूं, है ना। रेडियो डिटेक्शन, एंटी रेंजिंग। ए से थोड़ा देख लेना, आर से रेंजिंग है, एयर रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म होता है। और इसका जो यूज है वो किया जाता है वायुयान में। वायुयान समझते हो? एरोप्लेन। तो एरोप्लेन उड़ता है, उससे पहले रडार को छोड़ा जाता है कि रडार जाओ देख के आओ, कहीं रास्ते में बाधा तो नहीं है, कहीं बर्फ तो नहीं गिर रहा, कहीं पानी तो नहीं गिर रहा, कहीं ओले तो नहीं है। तो रडार जाती है और सारी चीजें बताकर आ जाती है कि समस्या है कि नहीं है। ठीक है, वैसे वायुयान समताप मंडल में चलता है और समताप मंडल में बारिश, आंधी, तूफान ये सब नहीं आते, लेकिन वायुयान ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर भी तो आएगा, तो फिर वहां समस्या ना हो, इसलिए रडार जाकर रास्ता को पढ़ के बता देती है पायलट को और वो फिर छोड़ता है। गामा किरणों की बात करें तो गामा किरणों की जो खोज है वो बैकुरल ने की थी। इनका पूरा नाम है हेनरी बैकुरल। तो गामा किरणों की खोज हेनरी बैकुरल। और गामा किरणों की जो खास बात है वो ये है कि इनमें सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है। सर्वाधिक भेदन क्षमता का मतलब ये सबसे ज्यादा दूसरे माध्यम में गमन करती हैं। 100 सेंटीमीटर की भी लोहे की प्लेट है, उसको भी ये आसानी से पार कर जाती हैं। 100 सेंटीमीटर की लोहे की प्लेट भी रख दो तो उससे भी ये पार कर जाएंगी। सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है और इसकी खोज बैकुरल के द्वारा। एक्सरे,
एक्सरा होता जरूर है, लेकिन एक्सरे में एक्सरे किरणें होती हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है एक्स रे। एक्स का मतलब है एक्स और रे का मतलब होता है किरण। रे इंग्लिश है, हिंदी में किरण है, तो रे किरण कौन सी? एक्स किरण है, वो एक्स किरण है, इसलिए हम एक्सरे कहने लगे। तो एक्सरे की खोज कौन किसने की थी? रोटेंजन, है ना। कभी घर पे किसी न किसी का एक्सरा तो होता ही है, कभी न कभी किसी न किसी को डॉक्टर के पास आप ले गए होंगे, किसी न किसी का हाथ पैर टूटा होगा, उससे थोड़ा कंसल्ट कर लिया कि भाई एक्सरे हुआ, इसकी खोज किसने की थी बताओ, तो बताएगा कि रोटेंजन के द्वारा की गई थी, है ना। टूटी हड्डी और शरीर की आंतरिक संरचनाओं की पहचान करना एक्सरे का काम है। अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों को इंग्लिश में कहा जाता है IR। अवरक्त किरणों को इंग्लिश में कहा जाता है IR। अवरक्त किरणों को इंग्लिश में कहा जाता है IR। IR का मतलब होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ये रेड कलर की होती हैं, और इनकी जो खोज है वो हर्सेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हर्सेल, है ना। उपयोग धुंध और कोहरा। अगर धुंध और कोहरा हो तो वहां भी ये किरण आसानी से चली जाती है, और धुंध और कोहरा के उस तरफ भी देख के आ जाती है और आपको बता देती है कि वहां क्या है। ठीक है, तो धुंध और कोहरे में देखने में इससे सहायता ली जाती है। रिमोट सेंसिंग में इसका उपयोग किया जाता है, संचार वगैरह में, टीवी वगैरह में, टीवी के जो सिग्नल होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, 1/3 भाग होता है ये। जो सूर्य से प्रकाश आता है, उस प्रकाश में जो सूर्य से प्रकाश आता है उस प्रकाश में कुछ किरणें होती हैं। एक होती है परावैंगनी किरणें, जिन्हें यूवी रे कहा जाता है, एक होता है IR जिसे इंफ्रारेड कहा जाता है, और एक होता है दृश्य प्रकाश जिससे आप देखने का काम करते हैं। ठीक है, तो 1/3 भाग होता है IR का। खोज हर्सेल। दीर्घ तरंगों की बात करें, इनकी जो खोज है, एक बात और, दीर्घ तरंगों को रेडियो तरंग भी कहते हैं। दीर्घ तरंगों को रेडियो तरंग भी कहते हैं। दीर्घ तरंगों की खोज की थी मार्कोनी भाई साहब ने। दीर्घ तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी भाई साहब ने। और ये मार्कोनी वही हैं जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, किसका आविष्कार? रेडियो या ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। तो रेडियो का आविष्कार अगर आपसे पूछे तो आप बताना मार्कोनी, है ना। मार्को एक फिल्म में था ना, नसरुद्दीन शाह है, तो उससे याद कर लो। दीर्घ तरंगों की जो खोज है मार्कोनी की। दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल वगैरह में इन तरंगों का उपयोग होता है। परावैंगनिक किरणों को क्या कहते हैं? यूवी किरण या अल्ट्रावायलेट किरण। ये प्रकाश में होती हैं। इसकी खोज की थी रीटर ने। इसने रीटर। काम क्या है? आर्क में इसका उपयोग किया जाता है, स्पार्क में उपयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसमें भी इसी का उपयोग होता है। यूवी लैंप आता है, उससे भी किया जाता है। कीड़े वगैरह मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा हेमा मालिनी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, हेमा मालिनी, कैंट का पानी पियो, है ना। RO और UV से प्यूरीफायर पानी पियोगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा। ठीक है, हेमा मालिनी कहती है ना कि आप पानी पियो तो कैंट का पियो, और कैंट में क्या है? RO है और UV है, और RO भी है UV भी है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि RO क्या है UV क्या है। कैंट में जो पानी होता है वो प्योर होता है 2 विधियों से, एक RO और एक UV। RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आप कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं विपरीत परासरण। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का गमन परासरण कहलाता है। तो एक तरफ कचरे के अणु आ जाते हैं, एक तरफ पानी के अणु आ जाते हैं। किससे? RO विधि से। UV से क्या होता है? UV खतरनाक लाइट है, खतरनाक किरणें हैं, इससे कैंसर तक हो जाता है मानव को। तो कीड़े मीड़े आसानी से ऐसे ही मर जाते हैं। तो इससे फिल्टर हो गया कचरा और इससे कीड़े मर गए। तो RO और UV कैंट में प्यूरीफायर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यूवी लैम्प में भी किया जाता है, कैंट में भी किया जाता है, कीड़े मारने के लिए किया जाता है, ओजोनाइजेशन के लिए भी किया जाता है, अदृश्य पेन जो होते हैं उनके लिए भी किया जाता है, जाली कागज को भी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दृश्य किरणों की बात करें, नेक्स्ट दृश्य किरणों की अगर बात करें तो इनकी जो खोज है वो न्यूटन भाई साहब के द्वारा की गई थी। दृश्य किरणें, दृश्य का मतलब होता है विजिबल,
दृश्य का मतलब होता है विजिबल रे। तो इनकी जो खोज है वो न्यूटन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रकाश जो है इसको 7 रंगों में किसने बताया? तो ये न्यूटन भाई साहब ने बताया। तो न्यूटन ने जब ये बताया तब उन्होंने यही बताया कि प्रकाश में बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रकाश में पहली चीज तो 7 रंग हैं, IR है, UV है, विजिबल रे है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो 7 रंग के साथ साथ एक किरण ऐसी भी हैं जो देखने में सहायक होती हैं, कभी आपने दिमाग लगाया हो कि सूर्य का जो प्रकाश है वो आपके केवल घर के बाहर पड़ता है, लेकिन घर के अंदर भी आपको दिखाई देता है, जबकि घर के अंदर प्रकाश नहीं है। लेकिन होता क्या है कि घर के अंदर भी दृश्य किरणें आ जाती हैं और वो दृश्य किरणें देखने में सहायता प्रदान करती हैं। बात क्लियर है? एक बच्चा था जिसने क्लास में मुझसे ये पूछा था कि सर, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पौधों को हम घर के अंदर लगाते हैं फिर भी वो हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उससे बताया कि जो प्रकाश है ये केवल और केवल देखने के काम नहीं आता, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना। इसमें क्या है? बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना। चंचल राजपूत है एक हमारे क्लास में, उसने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था क्लास में कि सर, जो प्रकाश है ये हमारे पौधों को जरूरी होता है, लेकिन हम घर के अंदर जैसे कुछ मनी प्लांट वगैरह लगाएं तो वो हो जाता है, क्यों? जबकि वहां प्रकाश नहीं पड़ता। तो मैंने उसे बताया था कि जो प्रकाश है, एक प्रकाश होता है देखने वाला, तो देखने वाला जो प्रकाश है वो हमें हर जगह दिखाई देता है, लेकिन कुछ प्रकाश ऐसा है कि जहां हमें दिखाई नहीं देता फिर भी होता है। आपने घर के अंदर उसको रख दिया लेकिन वहां धूप नहीं पड़ रही, इसका मतलब ये नहीं कि वहां प्रकाश नहीं है। धूप नहीं है मतलब विजिबल रे नहीं है, लेकिन प्रकाश का कुछ भाग है। बात क्लियर हो पा रही है? छत पे प्रकाश आया, वहां केवल जो आपको दिख रहा है वो केवल विजिबल रे है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट होके अंदर भी आ जाता है, जिसके कारण आप अंदर घर के भी देख पाते हैं, है ना। और उसके साथ साथ और भी प्रकाश आता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए काफी होता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट होके आता है, कुल मिलाकर बात कहने वाली ये है। तो इसकी जो खोज है दृश्य किरणों की वो न्यूटन ने की थी। और अंतिम जो किरणें हैं वो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी खोज ग्रीन मैक्सवेल को कल फिर बैटिंग नहीं मिली, है ना। मिलती भी है तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है अभी, पता नहीं उसका फॉर्म कहाँ चला गया। तो सबका समय रहता है, कभी समय अच्छा है तो कभी बुरा है। तो ये मत समझना कि वो मैक्सवेल है, हाँ, ये मैक्सवेल अलग भाई साहब थे। तो इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों को बताया था। अब मैं एक ट्रिक आपके सामने बताता हूं। एक गांव का नाम था लहर। तो लहर गांव के एक राजा थे। लहर गांव के एक राजा जिनका नाम था अहमद। लहर गांव के एक राजा अहमद को परी के दर्शन हुए। क्लियर है? ये अपनी ट्रिक है। लहर गांव के एक राजा अहमद को परी के दर्शन हुए। बस इतना सेंटेंस है, ये आप 4-5 बार बोलेंगे। दोस्तों के साथ बोलना, घर पे ही बोल देना 2-3 बार और आपका काम हो जाएगा। लहर से हो जाएगा लघु तरंगें, ला से हो जाएगा लघु तरंगें और हा से हो जाएगा हर्ट्ज। लघु तरंगों की खोज किसने की? हर्ट्ज ने की। हर्ट्ज, देखो लघु तरंगों से हर्ट्ज, हर्ट्ज में आर भी आ रहा है, हर्ट्ज ने की। गामा किरणों की खोज बेकुरल ने की। गामा किरणों की खोज बेकुरल ने की। एक का मतलब होगा एक्सरे। एक्सरे किरणों की खोज रोटेंजन। राजा मतलब रोटेंजन। एक्सरे किरणों की खोज रोटेंजन ने की। अहमद में एक थोड़ा अच्छे से याद रखना है, अहमद में 2 हैं। अहमद में 2 किरणें हैं और 2 वैज्ञानिक हैं, मतलब कुल मिला के 4 हैं। आ से हो जाएगा अवरक्त किरणें, जिसकी खोज हर्सेल के द्वारा की गई थी। अवरक्त किरणों की खोज हर्सेल के द्वारा की गई थी और दीर्घ तरंगों की खोज मार्कोनी के द्वारा की गई थी। यहां देखना, बस एक जगह क्या है कि साइंटिस्ट पीछे है और किरण आगे है।
यहाँ साइंटिस्ट पीछे है, किरण आगे है, बाकी सभी जगह एक सा रहेगा। पहले किरण रहेगी, फिर साइंटिस्ट का नाम रहेगा। तो अवरक्त किरणों की खोज हर्शेल के द्वारा की गई थी और दीर्घ तरंगों की खोज मार्कोनी के द्वारा की गई थी। इसी दीर्घ तरंगों को हम रेडियो तरंग भी कहते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। परी की बात करें, पा से हो जाएगा आपका परावैंगनी किरण है, री से हो जाएगा रीटर। परावैंगनी किरणों की खोज रीटर ने, दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने। दर्शन, दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने। क्लियर है। और विद्युत चुम्बकीय की तरंगों की खोज मैक्सवेल ने। दर्शन, दर्शन हुए। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, मैक्सवेल। इसका कुछ बना लेना है यहाँ। दर्शन, दर्शन के बाद कुछ ऐसा बना लेना, एक माँ और एक चुंबक। विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बिम। हाँ, बिम कर लेना है ना, बिम, बिम। दर्शन, बिम, दर्शन बिम से हुए, ऐसा कर लो, दर्शन बिम से हुए। ठीक है। बिम, बिम होता है ना साबुन, जो लोग बाहर रहते खाना आना बनाते बर्तन साफ करते होंगे, बर्तन आती है एक बिम, है ना, बिम। ठीक है, तो वही बिम समझ लो। बी से हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग है और माँ से हो जाएगा मैक्सवेल, है ना। कुछ भी बना सकते हो याद करने के लिए। ये मैंने बेसिकली इतनी किरणों के लिए बनाया था, लेकिन अभी एक किरण मुझे याद आ गई विद्युत चुम्बकीय, इसलिए उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। चलिए, देखो एक बात और मैं आपको बताता हूं, आप ये मत समझना कि ये सारी चीजें मुझे पता नहीं है ना, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है। कुछ लोग यही समझते हैं कि ये ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए करता हूं मैं ताकि समय बच सके। वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो रहा है, तो बड़ा होता है तो अपलोडिंग में भी समस्या आती है और आप लोगों को देखने में भी ज़्यादा समय लगता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक को थोड़ा सा लिख लिया जाए, ताकि लिखने में समय जाए ना जाए और वीडियो कम बने। बाकी ये सब बहुत अच्छे से मुझे याद है, तभी मैं आपको समझा पा रहा हूँ। बस लिख लिए इसलिए जाता है ताकि चीज़ें क्लियर, थोड़ा समय कम लगे। तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करें तो तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है? तरंग दैर्घ्य का मतलब है सुरंग से सुरंग और गर्त की जो बीच की दूरी है, सुरंग समझते हो ना, सुरंग से सुरंग, यहां बना देता हूं मैं, यहां से यहां तक की दूरी तरंग दैर्घ्य है। यह गर्त से गर्त की दूरी जो है ये तरंग दैर्घ्य है। यहां जो स्पीड रहेगी वो तरंग दैर्घ्य होगी। इसको हमेशा शो किया जाता है लैम्डा से। इस साइन का नाम क्या है? लैम्डा। जैसे ये पाई है, वैसे ये लैम्डा होता है। ये तरंग दैर्घ्य को रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा बराबर यूवी भी होता है, यूवी स्पेक्ट्रम। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रम हो सकता है। इसमें एक चीज याद रखना कि जो तरंग दैर्घ्य है ये सबसे ज्यादा होती है लाल रंग की और सबसे कम होती है बैगनी रंग की। सबसे कम होती है बैगनी रंग की। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तरंग दैर्घ्य के बाद अगर आवृत्ति की बात करूं, फ्रीक्वेंसी की बात करूं, आवृत्ति की बात करूं, तो जो आवृत्ति है एक सेकंड में जितने दोलन या कंपन होते हैं, एक सेकंड में जितने दोलन कंपन होते हैं वह क्या है? आवृत्ति है। एक सेकंड में जितने दोलन या कंपन होते हैं वह क्या है? आवृत्ति। जैसे मान लो ये हमारा दोलन है, एक सेकंड में कितना हुआ? एक सेकंड में जितने दोलन हैं वही क्या होगा आपका? कंपन। देखो, एक होती है कंपन गति और एक होती है दोलन गति। तो कंपन और दोलन गति में एक सेकंड में जितना भी समय लगता है वो उसकी क्या है? आवृत्ति है। वो उसकी क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति को हमेशा एफ से दर्शाया जाता है, क्योंकि आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एफ बराबर होता है 1/T। 1/T। आप कहेंगे 1 का मतलब, 1 का मतलब होता है 1 सेकेंड और T का मतलब होता है आवर्तकाल। ये आवर्तकाल लगातार चल रहा है,
लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन 1 सेकंड में कितना वॉट, 1 सेकंड में वॉट, तो 1 सेकंड में जो है वही F है। 1 सेकंड में जो है मतलब 1 सेकंड में यहां कितना गया है, यहां कितना गया, जितना गया वही क्या है, फ्रीक्वेंसी है। बात क्लियर है? जितना भी 1 सेकंड में जाएगा वो आधा सेकंड में यहां जाएगा, आधा सेकंड में यहां जाएगा, तो आधा इस तरफ आधा इस तरफ इक्वल टू 1 सेकंड, और 1 सेकंड में जितना वो गति करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, जिसको F बराबर 1/T से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब देखो बच्चे कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल कराओ, न्यूमेरिकल कराओ। अरे न्यूमेरिकल कहाँ से कर लोगे? न्यूमेरिकल अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो न्यूमेरिकल आप नहीं कर सकते। फॉर्मूला के लिए बेसिक पता होना जरूरी है, और बेसिक के लिए उस चीज़ को गहराई से समझ कर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने बेसिक समझ लिया और फॉर्मूला रट लिया तो न्यूमेरिकल आपको हलवा लगेगा, न्यूमेरिकल आपको हलवा लगेगा। आप मुझे बता दो कि इसको कौन सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसको कौन सॉल्व नहीं, इसमें करना क्या है, इसमें कुल मिलाकर कुछ नहीं करना, बस भाग देना है, भाग देना है। अगर वैल्यू ये दे रही है तो भाग और गुणा, 2 चीजें आपको करना है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज मैथमेटिक्स की नहीं करना, और न्यूमेरिकल हो जाएगा। बस ये याद होना चाहिए कि F बराबर 1/T होता है, और ये लगेगा कहाँ ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन देख के पढ़ के आपको समझ में तो आए। ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में दिया रहे कि कोई भी एक सरल लोलक का आवर्तकाल, क्वेश्चन क्या रहेगा, किसी भी सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो 25 मीटर सेकेंड है। आवर्तकाल MS में ही आता है ना। हाँ, जो भी इसकी यूनिट है थोड़ा देख लेना। 25 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसके फ्रीक्वेंसी कितनी, इसकी आवृत्ति किसकी होगी, कुछ नहीं, आपको F बराबर 1/T, 1 की जगह 1, T की जगह 25 आ जाएगा, T की जगह 25 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 1/25। 1/25 का मतलब क्या होगा, 1/25 का मतलब होगा F बराबर 0.4 नहीं 0.25 यह जाएगा। 25 25 चौको एक भाग का चौथाई भाग। क्लियर हुआ? या फिर वो आपको दे दे कि किसी भी एक सरल लोलक की जो आवृत्ति है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है, आवृत्ति 30 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, या 30 है, इसकी यूनिट मुझे अभी याद नहीं आ रही, थोड़ा देखना। तो इसका आवर्तकाल होगा तो 30 बराबर 1/T कर देना आवर्तकाल के लिए, है ना। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30T हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ इंटू कर लो, बराबर है, यहाँ इंटू कर लो, इंटू करोगे तो 1/30 हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। 1/30 हो जाएगा। चलो इसको 30/1 रहने दो, इसको T कर लो, T/1। ठीक है, 30 बराबर T बराबर 30 ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चन, ये आप कर सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। एक बात याद रखना कि F की जगह कभी कभी N भी लिखा रहता है, N/T। कभी फॉर्मूला पूछे तो N बराबर भी आपको दिया रहेगा, N बराबर भी 1/T होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ध्वनि की, है ना। ध्वनि इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स सब्जेक्ट बिकॉज मैनी क्वेश्चन इंक्लूडेड ऑल एग्जाम फॉर ध्वनि साउंड चैप्टर। तो साउंड जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वनि से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। इस टॉपिक को आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। सबसे पहले तो जो ध्वनि है वो क्या है, एक यांत्रिक तरंग है।
कैसी तरंग है? एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग ऑप्शन में ना हो तो आपको लगाना है यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है। यह समानांतर गति करती है, यह समानांतर गति करती है। इसका कोण 0 डिग्री होता है, इसका कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। ध्वनि की जो तीव्रता है ये आवृत्ति पर डिपेंड करती है, ये आवृत्ति पर या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी आवृत्ति तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तीव्रता उतनी कम होगी। ठीक है, आवृत्ति पर डिपेंड करती है। इसकी जो उत्पत्ति है वो ध्वनि वो किससे? वस्तु के कंपन से होती है, वस्तु के कंपन से भी हो सकती है और वाइब्रेशन से भी हो सकती है। कंपन का वाइब्रेशन कहते हैं, कंपन, और एक और क्या है? ध्वनि घूर्णन से भी उत्पन्न हो सकती है, कंपन से भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, वस्तु कुल मिलाकर जब मूव होगी तो ध्वनि उत्पन्न होगी। प्रकार क्या है इसके? प्रकार तो ध्वनि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है अपश्रव्य तरंगें। ठीक है, प्रकार को हम थोड़ा सा इतना लिख लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। प्रकार बस आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर ध्वनि की आपने प्रकार याद रख लिए तो 50% डाटा आपका यहीं से कवर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन देखे हैं ध्वनि चैप्टर से, तो न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल के लिए आपको कुल मिलाकर जो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, त्वरण है, बल है, मंदक है, गति के समीकरण है ना, बंदूक का वेग है, बंदूक का वेग है, गोली का वेग है ना, आपका वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तब क्या होगा, वस्तु को नीचे फेंकते हैं तो क्या होगा, है ना, गति के तीनों समीकरण, है ना, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बस ये आपको याद कर लेना है। न्यूमेरिकल वहीं से ज्यादा आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी आते हैं तो वही मैं आपको बता दूंगा। बाकी इन चैप्टरों से न्यूमेरिकल बनना पॉसिबल नहीं होता ज्यादा। ठीक है, तो ध्वनि से जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके टाइप से आते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है अपश्रव्य तरंगें, अपश्रव्य ध्वनि होगा, सॉरी ये तरंग नहीं होगा, अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि जो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक, क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। दूसरी होती है श्रव्य तरंगें, सॉरी श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑडियोबल, ऑडियोबल, मतलब ऑडियो कह सकते हैं। ऑडियो जो शब्द बना है ना, ऑडियो और वीडियो, तो ऑडियो जो है वो ऑडियोबल ध्वनि है, ये ऑडियोबल साउंड है। और तीसरा होता है पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य ध्वनि। इसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो ये 3 तरंगे हैं। चाहो तो आप इस तरीके से कॉलम बना के भी लिख सकते हो, कॉलम बना के भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, बस ये आपको याद रखना है। 20,000 हर्ट्ज से अगर कम होगी तो ये हो जाएगी, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहेगी तो ये बीच वाली हो जाएगी, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहेगी तो ये ध्वनि हो जाएगी। क्या समझे? 20 हर्ट्ज से कम है तो वो अपश्रव्य है, अपश्रव्य है, अति लघु है, सुनाई नहीं देगी। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, ध्वनि सुनाई देगी, श्रव्य तरंग है। और 20,000 से प्लस होगी तो पराश्रव्य हो जाएगी, ये भी सुनाई नहीं देगी। मनुष्य को केवल सुनाई देगी 20 से 20,000 के बीच। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं अच्छे से लिखा देता हूं। ठीक है, सबसे शुरू पहले करते हैं अपश्रव्य से। अपसर्ग तरंग जो है ये क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम वाली जितनी भी तरंगें हैं, 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम वाली जितनी भी तरंगें हैं, आप पूरा लिखना, 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम वाली जो तरंगें हैं वो सभी कौन सी हैं? अपश्रव्य तरंगें हैं।
अपश्रव्य तरंगें हैं, सुनाई नहीं देती। सुनाई कैसे देंगी? जब 20 से कम है तो सुनाई नहीं देंगी। इनको सुन कौन सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको सुन कौन सकता है? जब देखो जो मनुष्य है वो तो सुनेगा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए यहां लिखना उचित नहीं है, यहां नहीं लिखेंगे हम। मनुष्य नहीं सुन सकता। सुनेगा कौन? हाथी सुन सकता है, गेड़ा सुन सकता है, ठीक है, मछली, व्हेल, डॉल्फिन, मछली सुन सकती है, व्हेल सुन सकती है, डॉल्फिन सुन सकती है ना। ये सारे जो जीव हैं वो अपश्रव्य ध्वनि को भी क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें, कौन सी ऐसी तरंगें हैं, कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो भूकंपीय, भूकंपीय तरंगें जो हैं, या अर्थक्वेक वेव, अर्थक्वेक जो वेव हैं वो कैसी होती हैं? अपश्रव्य। कभी जब कहीं भूकंप आता है तो किसी व्यक्ति को ध्वनि सुनाई देती है क्या? भूकंप की। भूकंप में 3 तरंगें होती हैं, एस वेव्स, पी वेव्स और एल वेव्स। एस वेव्स को कहते हैं, पी वेव को कहते हैं प्राइमरी वेव्स, एस वेव को कहते हैं सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स को कहते हैं लब वेव्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी मतलब एल वेव्स या लब वेव्स। तो प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और लब तरंगें, 3 तरंगें होती हैं जहां भी भूकंप आता है। लेकिन भूकंप में कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि वो 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम होती हैं। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लिख लो। दूसरा बात करते हैं श्रव्य तरंगों की। श्रव्य तरंगें हमें सुनाई देंगी। जब सुनाई देंगी तो इनकी जो आवृत्ति है वो कितनी होगी? वो आवृत्ति होगी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कभी कभी आपको 20,000 हर्ट्ज ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन बनेगा कैसे? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा और ये सही है, ये सही है। लेकिन आप कहेंगे यार यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, ये तो होगा नहीं, लेकिन यही है। क्यों है? क्योंकि यहाँ के लगा है। के का मतलब होता है किलो, और किलो का मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि 1000। जब 1000 से आप 20 का गुणा करोगे, है ना, इससे गुणा करोगे, 1000 ये है, 20 ये है, तो 20 के बराबर। अरे आप यूट्यूब पर नहीं देखते सब्सक्राइबर? यूट्यूब पे आप सब्सक्राइबर देखते हो कि भाई 1K सब्सक्राइबर हो गया, 1M सब्सक्राइबर हो गया, ठीक है। तो 1K का मतलब क्या है? 1000। M का मतलब क्या है? मिलियन। मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1K मतलब 1000। तो ये के लिखा है मतलब यहाँ किलो है। किलो का मतलब होता है 10,000, सॉरी 1000। और ऐसे 1000 से 20 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा ना। 20,000 क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज भी होता है। तो ये गलती मत करना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाला 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये देखो स्टूडेंट क्या करता है, जल्दी जल्दी में देखता है ऑप्शन 20 से 20,000 कहाँ है? 20 से 20,000, 20 से 20,000, 20 से 20,000 ये है, टिक करके निकल जाएगा, जबकि ये गलत है। क्योंकि ये के लग गया ना, तो के मतलब 1000 का गुणा फिर 20,000 में होगा, फिर कितनी संख्या जाएगी? बिल्कुल गलत है। ये 20 या तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए, या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होना चाहिए। क्लियर है? अब इसको भी किलो हर्ट्ज में बनाया जा सकता है, इसको भी किलो हर्ट्ज में बनाया जा सकता है, लेकिन वो पॉइंट में आ जाएगा, है ना, वो पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन बन सकता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जल्दी जल्दी में इसमें बहुत बड़ी गलती होती है, मैंने एक बुक में देखा था, तो बहुत केयरफुली आपको दिखना है। इसे सुन कौन सकता है? तो भाई साहब इसे मनुष्य ही सुन सकता है। मनुष्य की ही क्षमता है सुनने की, ठीक है, मनुष्य की ही क्षमता है इसको सुनने की, अन्य कोई इसे नहीं सुन सकता है। मनुष्य जब इसे सुन सकता है तो मनुष्य के लिए ध्वनि सुनने की जो क्षमता है वो कितनी होना चाहिए? कितनी मनुष्य ध्वनि सुन सकता है? ठीक है, तो मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताता हूं। मनुष्य की जो ध्वनि सुनने की जो क्षमता है वो WHO के द्वारा निर्धारित है 45 डेसिबल। 45 डेसिबल 45 डेसिबल की जो ध्वनि है ये सर्वोत्तम मानी गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। लेकिन जनरली जब हम टॉकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम 55 डेसिबल पर बात करते हैं। जनरली हम
55 डेसिबल पर बातचीत करते हैं, 55 डेसिबल पर बात करते हैं, और 55 से 75 डेसिबल जैसे ही होता है ये हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, ये हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। और इससे जैसे ही 10 बढ़ता है, 85 डेसिबल होता है, और 85 डेसिबल में हम बहरे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बहरे हो सकते हैं, मतलब हमें शोर लगने लगता है और हम बहरे हो सकते हैं। ठीक है, तो 85 डेसिबल ये शोर आता है ना, शोर। सबसे शोर युक्त शहर कौन सा है दुनिया का? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में पड़ता है। वो दुनिया का सर्वाधिक शोर युक्त शहर है, क्योंकि वहां 85 डेसिबल को ध्वनि क्रॉस कर गई है। लेकिन जब 115 डेसिबल होता है तो व्यक्ति कंफर्म बहरा हो जाता है, 115 में कंफर्म बहरा हो जाता है। तो ये कुछ मानक हैं जिनको आपको याद रखना है। अंतिम बात करते हैं पराश्रव्य ध्वनि की। पराश्रव्य ध्वनि किससे अधिक होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। लेकिन ऑप्शन में ये मिलेगा तभी आप लगाओगे, अगर आपको ये मिलेगा तब भी आपको लगा देना है, गलत नहीं मानना, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज ही 20 किलो हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो इससे अधिक 20 किलो हर्ट्ज से अधिक ध्वनि भी कौन सी होती है? पराश्रव्य ध्वनि होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, इस ध्वनि में क्या है कि अगर तरंगदैर्घ्य अधिक होगी तो इसकी जो आवृत्ति है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी तो इसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। इसी कारण इसकी जो तरंगदैर्घ्य है, इसी कारण इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, वो ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी देखो ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 20,000 से ज्यादा है, तो तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, आवृत्ति कमेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, तरंगदैर्घ्य कमेगी। जस्ट एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इसमें क्या है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति हो गई तो तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी। जब तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी तो मनुष्य नहीं सुन सकता, मनुष्य से नहीं सुन सकता। जब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो मनुष्य से नहीं सुन सकता, इसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, इसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कमेगी। ठीक है, एक दूसरे का रिलेशन यहां याद रखना है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कमेगी लेकिन ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कमेगी लेकिन तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसमें बहुत गलत होता है क्वेश्चन। इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो कितनी है? 1.6 सेंटीमीटर से कम है, 1.6 सेंटीमीटर से इसकी तरंगदैर्घ्य कम है। ठीक है, अब ये तरंगदैर्घ्य जो है, ये तरंगदैर्घ्य जो है, इस पराश्रव्य ध्वनि जो है, ये कौन निकालता है? पहले सुनना लिख लो, इसे कौन सुन सकता है? तो मनुष्य तो सुन नहीं सकता, इसमें लिख लो मनुष्य कभी भी नहीं सुन पाता इसको, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है लेकिन तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए सुनाई नहीं देती। तो सुन कौन सकता है? कुत्ता सुन सकता है, कुत्ता सुन लेता है। ठीक है, डॉल्फिन सुन लेती है, डॉल्फिन सुन लेती है, चमगादड़ भी सुन लेता है, चमगादड़ भी सुन लेता है। ठीक है, और निकाल कौन सकता है? तो निकाल चमगादड़ सकता है, चमगादड़ है ना, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, बैट, बैट मतलब चमगादड़। तो चमगादड़ इसको निकालता है, और निकालने के बाद जैसे ही, ये क्वेश्चन मुझसे किस में पूछा गया था? प्रैक्टिकल में पूछा गया था, है ना, जब मैं एमएससी कर रहा था, तो बाहर से जो आए थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि चमगादड़ अंधेरे में चलता है तो अंधेरे में उसको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो किसी सतह से नहीं टकराता और बढ़िया तरीके से चल लेता है, ऐसा क्यों? तो मैंने उन्हें बताया कि सर, जो चमगादड़ होता है वो अपने से पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड को निकालता है, और अल्ट्रासाउंड निकलने के बाद किसी वस्तु से टकराकर फिर से वापस आता है और उसको सुनाई दे जाता है। तो वो निकालता भी है और सुनता भी है। तो जैसे वो निकालता है और अगर टकरा के वापस आ गया किसी वस्तु से तो वो समझ जाता है यहाँ वस्तु है, रास्ता बदल देता है। टकराया, छोड़ी, ध्वनि छोड़ी, अगर टकराई नहीं तो वो उस डायरेक्शन में चला जाता है ना, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ज्यादा होती है, तो जल्दी जल्दी जाकर आती है, इसलिए खट से सुनता है और डायरेक्शन बदल देता है। क्लियर हुआ? अब इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? पराश्रव्य ध्वनि का यूज क्या है? तो यूज इसके बहुत सारे हैं। इसका यूज दिशा में, दिशा मतलब डायरेक्शन में, वायुयान में, एरोप्लेन में, वायुयान में, एरोप्लेन में,
मशीनें, मशीन कलपुर्जे, मशीन के जो कलपुर्जे हैं उनको उनमें उपयोग होता है। कपड़ों को साफ करने में, कपड़ों को साफ करने में, कपड़ों को साफ करने में, गांठिया के उपचार में, गांठिया समझते हो ना, गांठिया, अर्थराइटिस, गांठिया। बायोलॉजी में मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको ये सारी चीज़ें। बायोलॉजी जिसने पढ़ा है, बायोलॉजी जो आपने यूट्यूब पे पढ़ा है वो क्या बायोलॉजी है, जिसने पढ़ा है वही जानता है उसकी अहमियत क्या है। इसके बाद आप कहीं भी उस डाटा को डिस्कस करेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि हमसे कोई धोखा नहीं हुआ। तो गांठिया का उपचार, गांठिया में भी इसका उपयोग होता है। मशीन में भी, मशीन कलपुर्जे, कपड़ों को साफ करने में, ठीक है। धातु कैसी है, धातु के गुण को ज्ञात करने में किया जाता है। जल की गहराई कितनी है ना, गहराई मतलब ये सिप, सिप मतलब जहाज वगैरह, जल की गहराई जहाज ही मापेगा, ठीक है। तो जल में इस गहराई और जल में वस्तु है ना, ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है कि जल में वस्तु की पहचान है ना, कि कौन सी चीज कितनी गहराई पर स्थित है, तो उसको भी पता चल जाता है। किडनी, किडनी में हमने पढ़ा था पथरी, किडनी की पथरी जो होती है, स्टोन जो होता है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट पथरी कहलाता है। तो उसको इस किरण से तोड़ दिया जाता है बारीक बारीक टुकड़ों में और वे बाहर आपके शरीर से निकल जाती है ना। और आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, गर्भाशय है ना, किडनी वगैरह है, और आंतरिक अंगों की पहचान करने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल तरंग बनाई गई है सिप के लिए, है ना। उसमें उपयोग किसका होता है, उसमें उपयोग इसी का होता है, पराश्रव्य का। लेकिन पराश्रव्य से उसे एक स्पेशल नाम दे दिया है सोनार। सोनार का उपयोग किस में होता है, जहाज में। जहाज में पानी की गहराई और रास्ता वगैरह बताने के लिए। सोनार का मतलब क्या है, साउंड नेविगेशन मतलब रास्ता, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलो लिखो फुल फॉर्म, जल्दी से फुल फॉर्म लिखो, जल्दी से फुल फॉर्म लिखो, नोट इट डाउन। अब ध्वनि के हम कुछ प्रभाव देखते हैं कि ध्वनि पर आखिर प्रभाव पड़ता क्यों है। ध्वनि पर प्रभाव पड़ते हैं कुछ प्रभाव कभी कम पड़ता है, प्रभाव कभी ज़्यादा पड़ता है, और उससे ध्वनि की स्पीड पर फर्क पड़ता है। ध्वनि पर पड़ने वाले प्रभाव, ठीक है। तो कौन कौन से प्रभाव हैं। सबसे पहला प्रभाव होता है दाब का, है ना। क्वेश्चन में देगा कि दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा ध्वनि पर, कोई नहीं, डैश करके लिख लो, कोई नहीं, कोई प्रभाव नहीं। दाब कितना भी अधिक हो जाए, कितना भी कम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्वनि की किसी भी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा ताप मतलब टेम्परेचर, इसका प्रभाव पड़ता है। ताप जो है, टेम्परेचर अगर अधिक होगा तो जो ध्वनि की चाल है वो कम हो जाएगी। ध्वनि की जो चाल है, सॉरी कम नहीं, चाल भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम है तो चाल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, चाल भी कम हो जाएगी। अब यहां पर एक चीज नोट करके लिख लो कि जो ध्वनि की चाल है ये कई बार पूछी गई है निर्वात में। निर्वात में पूछे तब आपको लगाना है 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड जो है वो ध्वनि की क्या है, चाल है।
लेकिन एक इसमें है निर्वात में है, निर्वात में है। जब निर्वात में है तो 332 होगी, लेकिन होता क्या है कि आजकल 332 सबने रट लिया है, तो फिर वो वातावरण कह के देता है, वातावरण कह के देता है और वातावरण का कुछ ताप देता है, वातावरण का कुछ क्या देता है, ताप देता है कि भाई इतने ताप पर कितनी होगी, 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी, 35 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी, 10 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारे डाटा याद नहीं करना है। कुछ लोग 25 याद करा देते हैं, 25 पर जो है वो 346 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, लेकिन आपको ये याद नहीं करना। आपको मैं एक बहुत यूनिक चीज़ बताता हूँ। आपको बस एक चीज़ याद करना है कि नोट करके कि 1 डिग्री सेल्सियस पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड स्पीड बढ़ जाती है। बस खेल खत्म। 1 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ जाएगा तो 0.16 मीटर प्रति सेकंड स्पीड बढ़ जाएगी। अब वो चाहे 25 पूछ ले, चाहे 26 पूछ ले, चाहे 27 पूछ ले, चाहे 28 पूछ ले, चाहे 100 पूछ ले, चाहे 100, चाहे 1000 पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना। 25 पूछा है, इसमें 25 का गुणा कर दो, 0.16 से 25 का गुणा कर दो, 0.61 से आप 1000 का गुणा कर दो। जिसका गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा, आंसर आपका सामने होगा। ठीक है, और उस आंसर को आपको क्या करना है, उस आंसर को इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये जो है ये यूनिक वैल्यू है। इसमें क्या करना है, ऐड करना है। इससे आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 46 माइनस 36, 36 36 4 14। इसका जब आप इंटू करोगे तो 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। जब 14 आएगा तो 14 को इसमें ऐड करोगे तो वो आ जाएगा 346, 25 डिग्री सेल्सियस पर निकलेगा। तो 0.16 से जितना मल्टीप्लाई करोगे उसे आप निर्वात में जोड़ दोगे, 332 में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। चलो मैं यहां लिख देता हूं। वायु की गति का क्या प्रभाव पड़ेगा, वायु की गति का क्या प्रभाव पड़ेगा। वायु की गति, वायु की गति अगर विपरीत है, ध्वनि यहां जा रही है, विपरीत है, और वायु वहां से आ रही है तो कम हो जाएगा, और अगर दिशा में है तो बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है ना। वायु इस तरीके से चल रही है, ध्वनि भी ऐसे ही चल रही है तो बढ़ जाएगी। वायु ऐसे चल रही है और ध्वनि यहां आएगी तो स्पीड कम जाएगी, है ना। विपरीत जाओगे तो स्पीड कमेगी ना, क्योंकि वायु यहां से टक्कर डाल रही है और ध्वनि वहां से आ रही है, तो दिशा में प्लस होगी और विपरीत में कम हो जाएगी। वेरी मोस्ट आईएमपी घनत्व, डेंसिटी, घनत्व का प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है, जब घनत्व अधिक होगा, डेंसिटी जब अधिक होगी तो ध्वनि की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डी जब बढ़े, डी जब कमेगा तो जो चाल है वो अधिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ेगी, चाल भी बढ़ेगी। एक बात याद रखना कि इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वायु ध्वनि की अगर गति वो ठोस द्रव गैस में पूछे, ठोस द्रव गैस में पूछे, तब ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठोस में ज्यादा चलेगी। लेकिन ये जो घनत्व है ये वायु का घनत्व है। किसका घनत्व है, वायु। तो वायु के घनत्व में क्या होगा, उल्टा होता है। वायु के घनत्व में क्या है कि वायु का घनत्व ज्यादा होगा तो चाल कम हो जाएगी, वायु का घनत्व ज्यादा होगा तो चाल कम हो जाएगी, क्योंकि वायु जब ज्यादा रहेगी तो ध्वनि निकल नहीं पाएगी, और घनत्व कम होगा तो ध्वनि आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो एक बात याद रखना, वायु का घनत्व जो है, घनत्व बढ़ेगा तो चाल कमेगा, और चाल बढ़ेगी तो घनत्व कमेगा। ये वायु का घनत्व है। अगर धातु का घनत्व पूछे तो उसमें उल्टा हो जाएगा, धातु का घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की स्पीड भी बढ़ेगी। और आवृत्ति की अगर बात करें तो आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवृत्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्यास्थता की बात करें, प्रत्यास्थता, है ना। इलास्टिसिटी की अगर बात करें तो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी अगर बढ़ेगी, इलास्टिसिटी अगर बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगी। देखो ये ठोस की बात हो गई, ये प्रत्यास्था। देखो प्रत्यास्था किसमें होती है, प्रत्यास्था ठोस में ही होती है ना, द्रव्य में तो होगी नहीं प्रत्यास्था। हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, किसी चीज को लफाने का गुण, फोल्ड करने का गुण प्रत्यास्था है। पानी फोल्ड होता है क्या, गैस फोल्ड होती है क्या, नहीं होती। तो ये ठोस का गुण है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था बढ़ेगी
तो चाल भी बढ़ जाएगी, प्रत्यास्थ कमेगी तो ध्वनि की चाल भी कम हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ध्वनि जब माध्यम बदलता है, ध्वनि का जब माध्यम बदलता है तब तरंग दैर्घ्य और चाल भी बदलती है। ध्वनि का जब माध्यम बदलता है तो तरंग दैर्घ्य और चाल भी बदलती है। इस चीज को आपको नोट करके लिखना है। ध्वनि का जब माध्यम बदलता है तो तरंग दैर्घ्य और चाल भी बदलती है। सीधी सी बात है कि जब माध्यम बदलेगा तो चाल भी बदलेगी और तरंग दैर्घ्य भी बदलेगी। ठीक है, नोट करके लिखो इसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्वनि का जब माध्यम बदलेगा, ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य बदलेगी। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाते हैं। तरंग दैर्घ्य और एक और क्या है, तरंग दैर्घ्य और एक और क्या है यार, चाल, स्पीड। तरंग दैर्घ्य और स्पीड ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। लेकिन जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो वही रहेगी। कहने का मतलब यह है कि आवृत्ति कभी नहीं बदलती। माध्यम कुछ भी हो, आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो कुछ अब हम छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ छोटी और मोटी बातों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तीव्रता की। तीव्रता, इंटेंसिटी। ध्वनि की जो तीव्रता है, ये मैंने आपको बताई थी कि इसका जो तीव्र और मंद, ध्वनि की तीव्र और मंद का जो मात्रक है वो बैल है। वो क्या है, बैल है। ध्वनि का मात्रक एक बात याद रखना, बैल है। किसका, तीव्र और मंद जब लिखा रहे तब बैल है। और इसी बैल का 10वां भाग, इसी बैल का 1/10वां भाग डेसिबल है। क्योंकि ध्वनि हम आदर्श ध्वनि मापते हैं, है ना, छोटा जो मापक है वो डेसिबल है। और वो बैल का कितना है, 1/10वां भाग है, जिसमें 45 डेसिबल सर्वोत्तम माना गया है। 55 पे हम बात करते हैं, 75 पर दिक्कत होने लगती है, 85 पर शोर हो जाता है और 115 पर हम बहरे हो जाते हैं। ठीक है, तीव्रता के बाद हम बात करते हैं तारत्व की। इंग्लिश में इसको पिच कहते हैं। ये क्या है, ध्वनि की मोटी और पतली आवाज, आवाज का गुण है ये। देखो, ये तीव्र और मंद कितनी स्पीड से है, कितनी स्लो है, ये तीव्रता है। और तारत्व में क्या होता है, पतली और मोटी की बात करते हैं कि आवाज कितनी पतली है और आवाज कितनी मोटी है ना। आवाज मोटी है तो तारत्व, आवाज मोटी है, आवाज और मोटा और पतला की जो आवृत्ति है, आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व भी अधिक होगा। आवृत्ति अधिक है तो तारत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। आवृत्ति कम है तो तारत्व भी कम होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक तारत्व किसका होता है। सर्वाधिक तो नहीं कह सकते, है ना, सर्वाधिक तो हजारों जंतु हैं और भी पतली होती होगी। लेकिन महिला की जो आवाज है, महिला की जो आवाज है, इनका तारत्व ज्यादा होता है। पुरुष की जो आवाज है उसका तारत्व कम होता है, क्योंकि महिला की आवाज पतली होती है और पुरुष की आवाज मोटी होती है। इस चीज को आपको नोट अच्छे से करके लिखना है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ठीक है, महिला की आवाज कैसी होती है, पतली होती है। गुण में तीव्रता देख लिया, तारत्व देख लिया, 1 2 3। अब हम बात करते हैं अनुरणन। अनुरणन, अनुरणन या रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का क्या होता है, परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन होता है
और ये परावर्तन से फिर पुनः परावर्तन से पुनः सुनाई पड़ना, ये क्या होता है? रिवर्बरेशन या अनुरणन। अनुरणन को हम सामान्य भाषा में कहते हैं इको साउंड है ना। कई बहुत सारे आपने पॉइंट देखे होंगे, पहाड़ी पे आप जाते हैं, पहाड़ी पर से आप चिल्लाते हैं, है ना। जब चिल्लाते हैं तो आपको आपकी आवाज़ रिटर्न सुनाई देती है, तो कुछ लोग इसको जादू समझते हैं, ठीक है। लेकिन ये जादू कुछ नहीं है ना। वो लोग आपसे पैसे ऐंठते हैं और आपको अलग अलग पहाड़ी पर ले जाते हैं। कहीं से एक बार आवाज़ आती है, कहीं से 2 बार आती है, कहीं से 4 बार आती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कुछ बोला और कुछ और रिटर्न आए, है ना। समझ रहे हो बात के लिए? किसी और का नाम बोल दिया और किसी और का नाम आए, ऐसा कभी नहीं होता, जो कि फिल्मों में बताया जाता है। ये एक प्रकार की बेवकूफ़ी है। लेकिन आप जो बोलते हैं वो निश्चित तौर पर आता है। अगर एक बार टकराकर ध्वनि वापस आती है तब एक बार आपको सुनाई देता है, तो सामने का जो सोर्स है, सामने की जो वस्तु है वो एक है। लेकिन अगर जब 4, 5, 6 पहाड़ियाँ हैं, जितनी ज़्यादा पहाड़ियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा सतह होंगी, उतनी बार जब ध्वनि टकराकर वापस आएगी तो ज़्यादा अनुरणन होगा और ध्वनि आपको गूंज के फॉर्म में सुनाई देगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है? परावर्तन है, और विज्ञान में इसे अनुरणन कहते हैं, और इसी को हम सामान्य भाषा में इको साउंड कहते हैं। इको साउंड सामान्य तौर पर जितनी बार टकराता है वस्तु से, उतनी बार क्या आता है? वापस आता है। एक बार भी आ सकता है, और जब ज़्यादा आएगा, एक से अधिक आएगा, तो ये क्या होगा? गूंज होगा। एक बार भी आता है और एक से जब ज़्यादा आएगा तो ये क्या होगा? गूंज होगा। इसे हम गूंज भी कहते हैं, जिसे हम बहुल परावर्तन। गूंज को हम किस नाम से जानते हैं विज्ञान में? बहुल परावर्तन। मतलब परावर्तन अधिक बार होगा तो ये बहुल परावर्तन होगा, जो गूंज कहलाएगा। मैंने आपको एक चीज और बताया था, विवर्तन। मैंने प्रकाश का विवर्तन बताया था, ठीक है, कि प्रकाश जब जाता है, टकराकर लौटता है, तो वो विवर्तन होता है। वैसे ही ध्वनि जब टकराकर मुड़ जाती है, टकराकर मुड़ना क्या होता है? विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन होता है। इस तरीके से धातु रखी है, मतलब कुछ ही वस्तु है, यहां से गई, टकराकर इस तरीके से मुड़ जाना, ये क्या है? अलग अलग जगह, ये क्या है? आपका विवर्तन है। और एक होता है व्यतिकरण, जो शायद मैंने कल आपको नहीं बताया था, है ना। व्यतिकरण का मतलब होता है कि जब ध्वनि आपकी जाती है और 2 ध्वनि जाती है, इसमें देखो 2 ध्वनि जाती हैं, 2 प्रकाश किरण जाती हैं एक साथ, और ये टकराकर इस तरीके से मुड़ती हैं और एक पॉइंट पे पुनः टकरा जाती हैं। मतलब यहां से समान ऊर्जा से गई और दोनों किरणें टकरा के फिर से वापस आ जाती हैं, और यहाँ ये ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ जो कुल ऊर्जा होती है और यहाँ जो कुल ऊर्जा होती है, उसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। यही क्या है? व्यतिकरण कहलाता है। जब 2 समान आवृत्ति आयाम की ध्वनि तरंगें एक साथ भेजा जाता है और वह टकराकर पुनः ऊर्जा को वितरण कर देती हैं, या पुनः ऊर्जा के पास वो आकर इकट्ठी हो जाती हैं, व्यतिकरण कहलाता है। तीव्रतम अधिकतम जो व्यतिकरण होता है वो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, और जो कम तीव्रता वाला व्यतिकरण होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, या विनाशी संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। ध्वनि तीव्रता के इसी उतार चढ़ाव को बीट्स कहते हैं। ऐसी उतार चढ़ाव को बीट्स कहते हैं। एक बीट बराबर 1 साउंड होता है, एक बीट बराबर 1 साउंड होता है, ठीक है। आज का लास्ट जल्दी से, लास्ट लेकिन इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाएगा। ये आपने कई बार सुना होगा, डॉपलर प्रभाव। क्या? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक प्रभाव बताया, डॉपलर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और इन्होंने भी ध्वनि के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई। इनका सीधा सा मानना है कि दूरी अधिक होगी तो आपको सुनाई कम पड़ेगा। अब ये देखो, ये बच्चा भी जानता है, लेकिन पता किसी को नहीं रहता। क्या कल मैंने आपको एक बहुत बड़ी चीज बताई थी कि जानना
और पता होने में बहुत अंतर है। जानना और पता होने में अंतर है। देखना और पता होने में अंतर है। सुनना और पता होने में अंतर है। हम रोज समाज में बहुत सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनका हमें पता नहीं होता, उनको हम पता नहीं करते, उनको हम जानते नहीं हैं उतनी गहराई से। तो किसी भी चीज का हम जब खुद से एफर्ट लगा के ढूंढते हैं तब वो चीज हमें सही मायने में पता चलती है। पता तब चलेगी जब आप अपने एंड से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप उसको सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, कई जगह देखेंगे, बुकों में पढ़ेंगे, तो आपको उसको सत्य। देखो समाज में कितनी सारी जानकारी रहती है, कितने सारे तथ्य रहते हैं जो लगातार लोग बाग बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ उसमें 90% निरर्थक डाटा होता है जो मैंने माना है। लेकिन जब व्यक्ति उसके बारे में पता करना शुरू कर देता है कि चलो, कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन में जाओ, पता लगाओ कि सत्य क्या है, जब पता लगाते हैं तो चीजें आपको सारी चलती हैं। ठीक है, तो ये चीजें लोग करते हैं कि भाई दूरी अधिक है तो सुनाई कम पड़ेगा, लेकिन ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। कोशिश की तो डॉपलर भाई साहब ने की और इन्होंने ये नियम दे दिया। मैं आपको यहाँ सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किताब में तो बहुत जटिल परिभाषा लिखी रहती है। दूरी अधिक तो सुनाई कम पड़ेगा, दूरी कम होगी तो सुनाई ज्यादा पड़ेगा। डीजे के पास आप खड़े हो जाएं कान लगा के तो आपका कान शायद फट भी जाए, है ना। थोड़ा सा डीजे के दूर जाओगे, दूरी बढ़ जाएगी, सुनाई कम देगा। ठीक है, इसी अंतर को डॉपलर प्रभाव कहा। कितना सरल है, कितना सरल है। अब आप किताब में जाके डॉपलर इफेक्ट को पढ़ना, डॉपलर इफेक्ट को पढ़ना, आप उसकी परिभाषा जब पढ़ेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या है। थोड़ा बहुत लोग पढ़ेंगे, भूल भी जाएंगे, मन भी नहीं लगेगा, बोरिंग सा लगेगा, बंद करके रख दोगे। लेकिन यहां देखो, मैंने आपको बिल्कुल एक इजी वे में समझा दिया कि दूरी अधिक तो सुनाई कम, दूरी कम तो सुनाई ज्यादा। इसी के बीच का जो अंतर है वो डॉपलर प्रभाव कहलाता है। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर में क्या बताया कि जब कोई ध्वनि सोर्स से ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि जो है वो हमें एक अंतर से सुनाई देती है। एक अंतर से मतलब जितनी वहां से निकली है उतनी हमें सुनाई नहीं देती, जितनी यहां से निकली है उतनी हमें सुनाई नहीं देती। ये डिपेंड करता है दूरी पर। ये डिपेंड किस पर करता है? दूरी पर। जब आप पास होंगे तो ज्यादा सुनाई देगी, दूर होंगे तो कम सुनाई देगी। तो दूरी कुछ ना कुछ तो आपकी होगी, और जब दूरी कुछ ना कुछ होगी, एक्स दूरी होगी, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। आप डीजे के पास कान लगा लोगे फिर भी कान और डीजे के बीच में थोड़ा सा फर्क तो होगा ही। तो जब दूरी होगी तो जितनी वहां से ध्वनि निकली है उतनी तो आपको सुनाई नहीं देगी। तो जो अंतर है वही क्या है? डॉपलर इफेक्ट है। तो ध्वनि सोर्स और श्रोता के मध्य, ध्वनि सोर्स और श्रोता के मध्य जो बीच में अंतर है, उस अंतर में जो ध्वनि का परिवर्तन होता है वही क्या है? डॉपलर प्रभाव है। 1842 में ये इन्होंने बताया। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे जिसकी राजधानी वियना है और इसकी मुद्रा यूरो है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। एक लास्ट चीज और, मैक संख्या। मैक संख्या क्या है? कहते हैं ना एक मैक बराबर कितना, एक मैक बराबर कितना। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि एक मैक से जब कम हो, एक मैक से 5 के बीच हो, और 5 मैक से अधिक हो, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। एक मैक जो संख्या होती है, ये ध्वनि की स्पीड, ध्वनि की जो स्पीड है उसका एक प्रकार का रेशियो मान सकते हैं आप, है ना। ठीक है, रेशियो मान सकते हैं। एक मैक से अगर ध्वनि कम है, एक मैक से अगर ध्वनि कम है तो वो सोनिक होगी। 1 से 5 के बीच है तो वो सुपरसोनिक है, और 5 से जो अधिक है वो हाइपरसोनिक होती है, हाइपरसोनिक होती है। ये लगभग ध्वनि के समान होती है,
ये ध्वनि से थोड़ी ऊपर होती है और ये ध्वनि से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। ध्वनि की गति कहते हैं ना आप हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, सोनिक मिसाइल। सोनिक मिसाइल तो खैर अब आती ही नहीं है, तो वो जो है वो ध्वनि से भी स्पीड से जाती है और मार करती है। तो बस यही पूछा जाता है कि एक मैक संख्या कितनी है, तो यहाँ मैंने आपको लिख दिया है। किसी भी माध्यम में वस्तु की चाल उस माध्यम में ध्वनि की चाल का एक अनुपात है ना। वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल, कि भाई ध्वनि की चाल कितनी है मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ध्वनि की चाल सामान्य 25 डिग्री सेल्सियस पे आप देखें तो ये होती है 346 मीटर सेकेंड, 346 मीटर सेकेंड, ठीक है। और इससे भी अधिक जब हम बात करते हैं तो उसको हम इन सभी में मापते हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज और बताता हूं मैं आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, शायद आपको काम आए। श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। दो प्रकार की ध्वनि और मैं बताता हूं आपको। एक होती है अप्रगामी तरंगें और एक होती है प्रगामी तरंगें। प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग, और एक होती है प्रघाती तरंग, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं कोई चीज को छोड़ना नहीं चाहता, है ना, मैं किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता। तो जो प्रगामी तरंग है, ये माध्यम में तरंग भेजने पर उनके कणों को आगे, उनके कण भी आगे बढ़ने लगते हैं। माध्यम में आपने तरंग भेजी, माध्यम में आपने तरंग भेजी, तो जो तरंग है ये किसी भी कण से टकराएगी और एक कण भी आगे की ओर क्या है, बढ़ने लगेगा। तो इसके लिए जो कण हो, जिसके लिए जो तरंग होगी वो कौन सी तरंग होगी, प्रगामी तरंग, है ना। प्रगामी तरंग का मतलब माध्यम में जा सकती है और किसी भी कण को क्या है, आगे की ओर गामी मतलब होता है गमन करने के लिए। किसी भी कण को गमन करने में क्या देना, सहायता देना। कण क्या है, गमन कर जाएगा। कैसी कण है, कैसी तरंग है, प्रगामी तरंग है। प्रगामी तरंग है मतलब प्रगामी मतलब गमन में क्या है, सहायक है। अप्रगामी तरंग कैसी होती है, ये गमन में सहायक नहीं होती। जब किसी बद्ध माध्यम में, बंधा हुआ माध्यम, दो एक जैसी तरंग के एक चाल से विपरीत दिशा में जाती है परावर्तित होकर, अप्रगामी तरंगें हैं, है ना। इसमें क्या है, एक बद्ध माध्यम होता है। बद्ध माध्यम, माध्यम खुला नहीं होता, जैसे इसमें वायु माध्यम है ना, वातावरण है। इसमें बद्ध माध्यम है। बद्ध माध्यम कैसा, बंधा हुआ, बंधा हुआ, बंधा हुआ। इससे ध्वनि क्या है, इससे ध्वनि क्या है, स्टार्ट होगी, सोर्स होगा और एक इस तरफ जाएगी, एक इस तरफ जाएगी, ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, है ना। विपरीत अवस्था में जाएगी टकराकर। जब किसी जब किसी बद्ध माध्यम से एक जैसी तरंग की ध्वनि एक जैसी चाल से विपरीत दिशा में जाती है परावर्तित होकर, अप्रगामी तरंग होती है। बद्ध माध्यम से विपरीत दिशा में समान चाल से, समान स्पीड से तरंगें टकराकर वापस जाती हैं विपरीत दिशा में, है ना, इस तरीके से विपरीत दिशा में, तो वो क्या है, अप्रगामी तरंग है। आप कहेंगे कैसे, बद्ध माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं। बद्ध माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होते हैं फूंक वाले। फूंक वाले क्या हो गया, बांसुरी हो गया, बांसुरी हो गया। और फूंक से क्या बजाते हो आप, बिगुल, सीटी, बिगुल हो गया, सीटी हो गया, सीटी हो गया, बीन हो गया, है ना। बीन, सांप आपको पकड़ने के लिए बीन बजाते हैं, तो बीन बजाते हैं। कैसे, बद्ध माध्यम है। ये कैसे हैं, बद्ध हैं, बंद हैं। लेकिन ये फूंक वाले हैं, इनसे फूंकते हैं, बद्ध माध्यम है। सोर्स स्टार्ट होता है, एक इस तरफ किरण जाती है, एक इस तरफ 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 जाती है। दो जाएंगी लेकिन बराबर विपरीत दिशा में जाएंगी। बद्ध माध्यम है, अप्रगामी तरंग है, ठीक है। का पूछ लेना, बीन बजाने में कौन सी तरंग, अप्रगामी तरंग। कौन सी अप्रगामी, फूंक वाली। और एक होती है कैसी, एक होती है आपकी डोरी वाली,
एक कैसी होती है, डोरी वाली, एक होती है आपकी फूंक वाली, एक होती है आपकी डोरी वाली। ठीक है, डोरी वाली तरंग जो है इसमें क्या होगा, डोर किस में होगी, डोर ढोलक, ढोलक में क्या होती है, डोर होती है। और क्या हो गया, वीणा में भी डोर होती है। और क्या होगा, वायलिन, गिटार, सितार, वायलिन हो जाएगा, गिटार हो जाएगा, सितार हो जाएगा। ये सब कैसे हैं, डोर वाले हैं। तो जो डोर है ये अनुदैर्घ्य, ये डोरी वाली जो अनुप्रस्थ है और ये अनुदैर्घ्य है। क्योंकि डोरी होगी तो डोरी इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, और इस तरीके से होगी, मतलब अनुप्रस्थ अप्रगामी होगी। और फूंक हमेशा सीधी चलती है तो ये क्या होगी, अनुदैर्घ्य अप्रगामी होगी। क्लियर है। अनुदैर्घ्य अप्रगामी को हम फूंक कहते हैं और अनुप्रस्थ अप्रगामी को हम डोरी तरंग कहते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, अब अंतिम बचता है प्रघाती तरंग। प्रघाती तरंग सिंपल सा है, रॉकेट जब आगे बढ़ता है तो पीछे की ओर जो ध्वनि निकलती है, पीछे की ओर जो ध्वनि निकलती है वो क्या है, प्रघाती तरंग है। प्रघाती तरंग है ना। घात मतलब वो ध्वनि पीछे की ओर निकलती जाती है और उसके जो कण हैं वो भी आगे बढ़ते जाते हैं और रॉकेट आगे बढ़ता जाता है। तो रॉकेट जो पीछे की ओर ध्वनि निकालता है वो प्रघाती तरंग है, और रॉकेट पर जो आगे की ओर बल लगता है वो प्रणोद कहलाता है। इसको आप याद रखना। ये कई बार पूछा जाता है कि रॉकेट पर जो बल लगता है, जो प्रतिक्रिया से जो बल आगे की ओर लगता है ना, इसमें जो है क्या होता है, पीछे की ओर ईंधन निकलता है और ये ईंधन जब पीछे निकलता है तो इस पर बल आगे की ओर लगता है, जिसको प्रणोद कहा जाता है ना। इसी प्रणोद से प्रघाती मान लो, पीछे की ओर जो ध्वनि निकलेगी वो प्रणोद से निकलेगी और वो जो प्रघाती ध्वनि कहलाएगी। क्लियर है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दिया, बहुत सारी चीज़ों का डाटा दिया। डाटा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।